बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब मौजूद हैं। कुछ आपको देश की राजनीति की बड़ी खबरें मैं इस वक्त बताता हूं। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा अभी किया है। आज उनकी वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है। पटना में इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन के साथ इस यात्रा का समापन होना है। आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की समाप्ति के मौके पर कहा कि अभी तो मैंने एटम बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम बाकी है। बीजेपी वाले तैयार रहें। कि एटम बम क्या था? वोट चोरी का यह आरोप जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई हफ्ते पहले बेंगलुरु की एक महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में पिछले लोकसभा चुनाव में हुई धांधली, तथाकथित धांधली की उन्होंने बात कही और कहा कि कैसे इसमें फर्जी नामों से वोटिंग हुई। ये उनका एटम बम था। अब वैसे हाइड्रोजन बम एटम बम से भी ज्यादा विनाशकारी माना जाता है, तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास इससे भी बड़ा कोई खुलासा है, एक्सपोजे है। क्या है ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन किस अंदाज में अपनी बात कही मैं आपको सुना रहा हूं। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। वोट चोरी को उन्होंने एटम बम कहा, अब हाइड्रोजन बम किसको कहेंगे? वोट डकैती को। मतलब कुछ तो होगा ना इससे बड़ा जो वो कह रहे हैं। त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, पता नहीं। देखिए, अब तो मुझे राहुल गांधी पे सिवाय हंसी के कुछ नहीं आती। कभी कोई गुस्सा आता था। मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं है। इनकी शब्दावली, इनका हमला करने का भी जो तरीका होता है। आज सोचिए, वो बोल रहे हैं जब वो ढंग से रैली नहीं कर पाए। मतलब मेरी जानकारी जो है कि वो जो रैली होनी थी, ये गांधी मैदान में हो पाई क्या? उस रूप में नहीं हो पाई। नहीं हो पाई ना। मार्च है ना, ये मार्च निकाला मैं यही कह रहा हूँ, 1 महीने की यात्रा हो और उसके बाद आप एक रैली तक न कर पाए और आप कह रहे हैं एटम बम नहीं हाइड्रोजन बम लाएंगे। क्या करोगे फिर? फर्जीवाड़ा शुरू करोगे, फिर पीपीटी लेकर आओगे, उसके बाद फिर सारे लोग आकर कहेंगे कि मेरी निजता का हनन हो रहा है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के घर पर लोगों को पत्थर फेंकने के लिए भेज दोगे। मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी को बाहर निकलना चाहिए। और अगर सचमुच गंभीरता से इनको राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना है, बिहार का चुनाव आ रहा है, आपने ताकत लगाई हुई, आपने अनुमान लगा दिया हो, जीत कर दिखाइए हो, कहिए कि देखिए हमने जीत कर दिखा दिया। ये तरीका होता है लोकतंत्र में लड़ाई का। आप राजनीतिक आरोप जो लगाना था वो भी ठीक है, वो भी एक तरीका होता है, वो पर्याप्त है। लेकिन अब आप रोज कहेंगे आज एटम बम, आज हाइड्रोजन बम, संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। नहीं, आपकी आपत्ति शब्दावली पर है या वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर है? नहीं, वो आरोप तो अभी तक तो उसमें कोई आधार नहीं दिखा है। पॉलिटिकली लगाना अलग बात है, लेकिन जो एक साबित करना होता है कि लोगों के दिमाग में चिपक जाए वो नहीं हुआ। फिर कह रहा हूं, लोगों को याद है ना, मैं संसद में बोलूंगा पूरा भूकंप आ जाएगा, हिल जाएगी सब। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं और इतना विध्वंसक क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। और ये भी कहा बीजेपी वालों बच के रहना, हाइड्रोजन बम आएगा। अब मुझे लग रहा है राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहे हैं, अब देखिए राहुल गांधी पहले कहते हैं कि भाई 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए उनको नाम जोड़ना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की डकैती है। और अब कह रहे हैं कि 89 लाख लोगों के नाम काट दो, गलत नाम जोड़ दिए गए। क्या बात कर रहे हैं? 89 लाख लोगों का जिक्र करा। और मजेदार बात यह है कि भाई पवन खेड़ा ने पत्रकार वार्ता ली और कहा कि बिहार के अंदर जो 90,000 बूथ है वह हमारे जिलाध्यक्ष गए। अब क्या कांग्रेस के 90,000 स्थिति इतनी है कि 90,000 जो बूथ है वहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नॉमिनेटेड हो गए हैं वहां पर और इतना रिसर्च कर सकते हैं? बोले हमारे जिलाध्यक्ष ने 90,000 बूथों पर रिसर्च किया है और 89 लाख फर्जी वोट जोड़ दिए गए। हम चुनाव आयोग को हमने पेपर दिए और चुनाव आयोग ने कहा भाई एफिडेविट के साथ सबमिट करो। 89 लाख वोट्स काटने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है या उनमें कुछ गलतियां मिली? नहीं, 89 लाख वोट काटने के लिए कहा है कि ये गलत वोट जोड़े गए हैं और ये बीजेपी ने वोट जुड़वाए और हमने चुनाव आयोग को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो कहीं यही तो नहीं हो, यही हाइड्रोजन बम का जिक्र वो कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है आपको लगता है तो आप एफिडेविट दीजिए हमें कि कहां। ये तो बहुत बड़ी बात है कि क्या थी पहला एतराज एसआईआर पर, क्या था विरोधी पार्टियों का और खासकर कांग्रेस पार्टी का कि इसमें 65 लाख नाम लोग काट दिए गए, वोटर काट दिए गए, जिंदा को मृत बता दिया गया, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इन्होंने पहले नकली वोट जोड़कर महाराष्ट्र हरियाणा जीता, यहां वोट काट कर ये जीतेंगे। और अब वो कह रहे हैं कि हमें मिला है कि 89 लाख वोट काट दिए जाएं। ये तो भाई फर्जी वोटर जोड़ दिए चुनाव आयोग ने।
चुनाव आयोग करा भाई एफिडेविट दीजिए कहाँ हमने जोड़ी है। नहीं तो बोले नहीं, आपको फिर उस खबर में शायद, लेकिन ये भी है सर कि कांग्रेस कह रही है कि हमने शिकायत की है चुनाव आयोग से, हमारे पास रसीद भी है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें कोई शिकायत नहीं। नहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि आप एफिडेविट में डिटेल दीजिए ना। आपने 90,000 बूथ का जो जानकारी दी है कि 90,000 बूथ में जो 89 लाख गड़बड़ वोटर जुड़ गए हैं, आप बताइए बूथवार कहां पर कहां जुड़े। उन्होंने वो नहीं बताया, सिर्फ एक लेटर दिया कि 89 लाख टोटल। ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा मैं दे रहा हूं आपको। आप ट्विटर पर एक्स पर जाइए, वहां पर ECI टाइप कीजिए तो सबसे पहले जो ट्वीट आता है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बिहार SRI डेली बुलेटिन 1 अगस्त टिल 1 सितंबर 10 AM। आज ही है ना सर 1 सितंबर, तो आज सुबह 10 बजे तक डेटा दे दिया। हाँ, अब तो वो आएगी फाइनल लिस्ट। अब देखिए साहब, इसमें अब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, तो नेशनल पार्टी में केवल 16 आवेदन आए हैं एक पार्टी से, और वो है भारतीय जनता पार्टी। फॉर एक्सक्लूजन बीजेपी ने 16 नाम हटाने के लिए आवेदन किया है, ठीक है। बीजेपी के 53,000 BLA हैं, कांग्रेस पार्टी के 17,500 BLA हैं, इन्होंने एक भी आवेदन नहीं किया बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर ये कहां से आई 89 लाख वोटर काटने के लिए हमने आवेदन किया है वाली बात। इसके अलावा 103 फॉर एक्सक्लूजन नाम काटने के लिए CPI ML की तरफ से आवेदन आए हैं। आम लोगों की तरफ से जो इलेक्टर्स हैं, वोटर हैं, उनकी तरफ से नाम जुड़वाने के 36,000 से ज्यादा आवेदन और नाम कटवाने के 2,17,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है अभी तक का। अब कांग्रेस कह रही है 89 लाख, और क्या यही होगा सर हाइड्रोजन बम? तो हम तैयारी करें कुछ। वो तो हाइड्रोजन बम जब वो लेकर आएंगे, उसमें आपको क्या तैयारी करनी है वो बताएंगे, बचने के लिए आप पड़ेगा ना। हाँ, बता देंगे, जब वो खुद ही बता देंगे सारे के सारे। लेकिन ये तो बड़ा आरोप हो गया ना। इसका मतलब हो गया कि 89 लाख वो जिनको कटवाने हैं और 69 लाख वो हैं जिनको 65 लाख, करीब करीब 1.5 करोड़ वोटर का घोटाला है ये। मतलब राहुल गांधी जी के शब्दों के, बकौल राहुल गांधी। हाँ, बकौल राहुल गांधी, बकौल कांग्रेस के नाम पे कट पेस्ट करके अभी नहीं, बकौल राहुल गांधी, हमें तो इसमें समझ में नहीं आता। बकौल राहुल गांधी जी के हिसाब से 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ का मतलब हो गया कि हर चौथा वोटर फर्जी है बिहार में। राहुल गांधी जी की गणित को यदि मैं देखूं, थोड़ी सी गणित को समझे, क्योंकि 7 करोड़ के करीबन लोग हैं, तो 15 चौको 60, हाँ, मतलब चौथा पांचवा समझ लें, तो वोटर फर्जी है। तो ये तो बहुत बड़ा वो घोटाला हो गया, और इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। अभी उस पर भी कोई बात नहीं हुई। पॉलिटिकल आरोप लगाना ठीक है, हाइड्रोजन बम बोलने में भी कोई बात नहीं। हाइड्रोजन बम बोले, एटम बम बोले, अभी तो दुनिया जो है वैसे शांति के दौर में जाना चाहती है, बमों से छोड़कर वो बम छोड़ रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये आरोप तो ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, मैंने बहुत 30 साल पॉलिटिकल पार्टीज को ही कवर किया जी, और यात्राओं को ही कवर किया ज़्यादातर। तो जब पॉलिटिकल पार्टी की कोई यात्रा शुरू होती है ना, तो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाता है। ये यात्रा बहुत अच्छी उन्होंने की, मतलब क्या रेस्पॉन्स हो, उसका नतीजा निकलेगा वो नहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रेस्पॉन्स था। तो मुझे नहीं लगता कि उसको इस तरह से कंक्लूड होना चाहिए था या यहाँ पर जाकर खत्म होनी। और मैं देख रहा हूँ तेजस्वी जी वहाँ पर हैं, पहले हो रहा था कि तेजस्वी जी नहीं होंगे, तो तेजस्वी और राहुल गांधी मिलकर तो गांधी मैदान में इतनी जगह भर देनी चाहिए थी कि हाइड्रोजन बम आज ही लगे कि फूट गया है। हाँ, कायदे से मतलब मैं उसको एक पॉलिटिकल तरीके से, तो क्या कारण रहा, क्या समझ रही या किस तरह की नीति रही, उस पर भी ध्यान दें। मतलब वो यदि वहां पर 2 लाख लोग होते गांधी बम मैदान में, तो अलग से हाइड्रोजन बम फोड़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अभी हाइड्रोजन बम चूंकि उन्होंने एटम बम से जोड़ा, वोट चोरी से इसको जोड़ा है, तो मतलब इसी आरोप का अगला संस्करण राहुल गांधी लेकर के आएंगे इसी कड़ी में। यही मतलब है शायद वो, चूंकि वो जो एटम बम था, कथित एटम बम, वो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का था। हाइड्रोजन बम मुझे लगता है जो कि शायद कथित हाइड्रोजन बम उनका है, वो शायद ज्यादा बड़े एरिया का हो। ये तो वो कह चुके हैं कि 70-80 सीटों पर, हाँ, ज्यादा विस्तार हो कि भाई पूरी जानकारी लेकर के आए। इसी तरह से हो सकता है कि किसी एक राज्य का हो या देश के अलग अलग इलाकों की सीटों का हो। एमपी में भी करवा रहे थे जांच। हाँ, नहीं, एमपी में भी करवा रहे थे, हरियाणा में भी करवा रहे थे, महाराष्ट्र का तो है ही, तो कई राज्यों का इस तरह से करवा के हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, वो जो 89 लाख की बात कल पवन खेड़ा ने बड़े विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वो पूरी रसीदें दिखाई कि हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है, जो कि डीएम होते हैं हर जिले में, जिला निर्वाचन अधिकारी, चूंकि बीएलओज ले नहीं रहे थे, तो हमने उनके यहाँ जमा करा करके अपनी आपत्तियां और वो रसीद ले ली, रसीदें दिखाई उन्होंने, डीएम को दे दी उन्होंने। हाँ, डीएम को, जैसा कि पवन खेड़ा ने कहा कि हमने जिला लेवल पे जमा करवा के। डीएम ही तो क्या ईआरओ होता है, क्या होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो अब वो डीएम आगे फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन को देंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रक्रिया का सवाल है। अभी तक तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो नहीं मिला है।
बीएलए को क्यों नहीं दिया इन्होंने? नहीं उनका नहीं बीएलओ को, उनका बीएलओ ने लेने से मना कर BLO को, दिया। सॉरी। उनका ये कहना था बीएलओ ने लेने से मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, हम रसीद नहीं देंगे। तो अब हमने कहा कि वहां से डीएम के DO को दे दिया। हाँ, ये उन्होंने मतलब कहा। अब रैली क्यों नहीं कर रहे हैं? रैली करनी चाहिए थी, पहले तो रैली घोषित थी, बाकायदा उसके लिए पूरी तैयारी भी की गई थी, हम सब लोगों ने भी अपने रिपोर्टर और सब संवाददाता भेजे वहां पर। जी। अब वो मार्च निकाल रहे हैं, क्या कारण है? मुझे लगता है रैली करते तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट बड़ा होता, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठा होती है, भाषण होते सर हैं। मैदान भर पाने की स्थिति में होते तो जरूर रैली होती। नहीं, राहुल ठीक कह रहे गांधी भले ना भर पाए, तेजस्वी तो भर ही सकते हैं, आरजेडी तो मैदान भर सकता एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान और अभी अभी राहुल गांधी का आया है। अब उन्होंने ये हाइड्रोजन बम, एटम बम से चीन और अमेरिका को भी जोड़ दिया। जब उनसे आज सवाल हुआ कि प्रधानमंत्री चीन से वापस लौट रहे हैं, इस पर राहुल गांधी ने फिर से वोट चोर कहा प्रधानमंत्री को, और दावा किया कि अब तो चीन और अमेरिका में भी वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। क्या हो गया? सर प्रधानमंत्री आने वाले हैं कुछ दिनों में। वोट चोर? क्या प्रधानमंत्री जी वोट चोर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं। और यहाँ पर मेट्रो का और दुनिया भी जाएगी। एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री विदेश में भी है, चाइना भी। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। चाइना और अमेरिका, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन दूसरी दिशा में जरूर जाते दिख रहे हैं। और ये जो 89 लाख वाला मसला है, आखिरी 1-2 दिनों में जिलाध्यक्षों के जरिए दिया गया है। निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 कहता है, उसका नियम 13 कहता है कि फॉर्म 7 के तहत ही दिया जा सकता है, उस फॉर्मेट में नहीं दिया। एफिडेविट पे दिया जाए, इसको समझिए, उसको नहीं दिया है। और ये सब लोग दे सकते थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी उस तरह से दिया नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक अराजकता, झूठ, अफवाह, अब जहां होगा ये बोलेंगे कि 89 लाख देखिए ऐसा था, कटना था, नहीं हुआ, तो क्या सिर्फ उसके लिए है? आपने जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भैया मदद करो, बीएलए किस लिए होते हैं, तुम पार्टी किस लिए होते हैं, वो नहीं करना अभी है। आपने देखा, लेकिन उनका अंदाज देखा नहीं, अंदाज रिपोर्टर से पूछा, हाँ क्या बात है? हाँ। उनका प्रधानमंत्री चीन से लौट रहे हैं, अच्छा कहा वोट चोर, मतलब प्रधानमंत्री मतलब वोट चोर वापस आ रहे हैं, मतलब ये था उनका कहने का मतलब। नहीं, लेकिन ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं तो देश की जनता भी उसको रिएक्ट करेगी अगर इस तरह से कह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में जिस तरह की उम्मीद थी वो नहीं मिला। हम लोग तो लगातार, टीवी कैमरा तो झूठ नहीं बोलता है ना, वो तो लगातार रील में क्या आता है, रील में आया, चले बुलेट पर चले, इधर से चले, तेजस्वी ने गाड़ी चलाई, रील में कहां वो दिखा? रील में भी भीड़ नहीं दिखी। 1-2 रील भी आई तो पता चला कि वो दूसरे किसी मेले की भीड़ थी, उसको लगा दिया कि वोट अधिकार यात्रा की है। तो थोड़ी मुश्किल तो कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ी है। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम चीन में भी वोट चोर के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी एक वीडियो तो बता दें जहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का वहां इस्तेमाल हुआ होगा। आप अपनी वो तो राजनीति सर उन्होंने जोड़ दिया ऐसे ही, तो वो भी इस तरह बात से है। नहीं जोड़ना चीन से आ रहे हैं, हाँ हाँ, वहाँ चीन में भी इस तो तरह से भारतीय नहीं बोलना रहते हैं, चाहिए वो ना, भी देश कह रहे का हैं। प्रधानमंत्री देखिए वो वहां से चीन लौट जैसा के ही आ रहा चाहते है। हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी रहे चीन में, चूंकि ये जो आपने, ये जो 89 लाख वाली बात हुई ना, अगर ये हाइड्रोजन बम है तो इसी पर मैं फिर वो इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग कॉलम में उन्होंने दिया है। इतने ये पॉलिटिकल पार्टियां, इतने इनके वीएलए, इतने इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। इसी में एक कॉलम है, रिसीव्ड बाय ईआरओ फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द इलेक्टर्स ऑफ दैट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर मैं अपने क्षेत्र के, अपने बूथ के किसी आदमी का नाम जुड़वाना कटवाना चाहता हूं या कोई गलती पॉइंट आउट करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं सीधे जाके बीएलए को दे दूंगा, बीएलए बीएलओ को दे देगा, या मैं जाके बीएलए को दे दूं, सिंपल, और उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी है। अगर आप किसी और निर्वाचन क्षेत्र के हैं और आप कोई आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, मतलब अपनी बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मेरा वोट नहीं है, वहां के लिए कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूं, उसके लिए ये नियम है जो वो अभी बता रहे थे, फॉर्म 7। और उसमें वो प्रक्रिया ज्ञानेश कुमार जी ने बताई थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको ओथ पर वो देना पड़ता है, शपथ पत्र पर देना पड़ता है। और उसमें तो यहां तक है नियम में कि मैं जिस व्यक्ति की शिकायत कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के लिए मैं जा रहा हूं शिकायत करने, उसकी मौजूदगी में मैं शपथ लूंगा कि मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं या जो कागज दे रहा हूं ये सत्य है। देखिए, जितनी बात उन्होंने की है, मैं उसको बहुत, फिर वही बात होगी, पॉलिटिकल लीडर जो बोलते हैं उसको वर्बटम हम ले लें कि अब हाइड्रोजन बम फूट रहा है। और चाइना में, मैं तो चाइना गया नहीं अभी प्राइम मिनिस्टर की विजिट में, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई विजुअल्स, उसको मैं इस तरह से लेता ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर को चाइना में कह रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल तरीके से बात कर रहे हैं। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि 89 का था और ये फॉर्म 7 का था या जो भी था, तो इतने दिन में
जितने उनके कार्य वो हैं बीएलए हैं 17,000 आप कह रहे हैं 17,000 17,500 तो वो लोग वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 महीने में तो आराम से सबको भर सकते थे। गलत भी उनको लग रहे हैं तब भी भर देते बीएलओ, फिर वो देखता तो आपके पास रिपोर्ट में होता कि देखो हमने इतनी सारी कंप्लेंट्स दी थी और उस कंप्लेंट्स पर काम हुआ कि नहीं हुआ। अब उस मुद्दे को कितना वो आगे ले जा सकते हैं, मुझे लगता है अब ये आज खत्म हो गया है, ये पूरा काम भी एसआईआर का काम खत्म हो गया, उनकी यात्रा भी खत्म हो गई। और जैसे तेजस्वी जी ने कहा था उनको जी, मुझे लगता है अब वो उनको वहां से आगे बढ़ना चाहिए बिहार के मुद्दों पर चुनाव को लेकर। तेजस्वी ने कहा था ऐसा? तेजस्वी ने कहा था ना, रोजगार और बेरोजगारी और ये सारे मुद्दों तो चाह रहे हैं वहां पर लाना चुनाव को ना। हाँ, तो वहां पर चुनाव आएगा तो अब लेकिन अब राहुल जी साथी उनके, अब वो फिर कोई बड़ा आरोप और लगाएंगे, इसी मुद्दे पर आरोप लगाएंगे। तो मतलब राहुल जी चाहते हैं कि चुनाव में ये वोट चोर छाया रहे और शायद ये तेजस्वी को सूट नहीं करेगा और नहीं करेगा। लेकिन एक थोड़ा सा हट के अभी अखिलेश यादव ने पोस्ट की है पीटर नवारो का वो लगा कर, वही बयान उन्होंने, हाँ वही बयान, वही जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जाहिर है भाजपा पर निशाना साधेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात जो कही है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मध्यस्थता का दावा करके हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप किया, फिर टैरिफ लगाकर आर्थिक नाकाबंदी करी, अब सामाजिक ताने बाने में अवांछित अतिक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। तो आप ठीक है, उसके बाद वो भाजपा पर हमला कर रहे हैं, क्यों वो नहीं बोल रहे हैं मुंह। लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान मैं मानता हूं कि हर भारत के नेता का ये बयान होना चाहिए। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, जब आप किसी दूसरे देश के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो प्रतिक्रिया ऐसी ही होनी चाहिए। एक चीज और, अब राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। एजेंसी का रिपोर्टर गया था उनके पास, जो भी सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा चीन में भी वही नारे लग रहे हैं। आप डिप्लोमेसी पर कुछ बोलते हैं, भारत चीन संबंधों पर बोलते हैं, संबंध से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए ये भी बोलना है तो ये बोलते कि भाई एससीओ समिट से फायदा हुआ है कि सोच के गया था कि उसने सवाल ही है कि मोदी जी वापस लौट रहे हैं चीन से, तो वो चाहता था इस इवेंट पर, एससीओ समिट पर कोई स्टेटमेंट। सीमा विवाद पे पूछ राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले, और उस पता नहीं उस पर बोलने के लिए उनके पास कुछ है कि नहीं है। वो यात्रा में बिजी रहे, उनको पता ही ना हो। वो चाहे कि ये बोल सकते थे ना कि भाई ये सफल है नहीं सफल है, सीमा विवाद पे क्या प्रधानमंत्री बोले नहीं बोले, जो भी बात करना चाहे विदेश नीति पर आपको नहीं बोलना चाहिए था। एनीवे, चलिए हम लोग एक बात कर रहे थे तो वो जिक्र अब हम कर लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी को फोन करके कहा, बातें बताई कि हमारी अभी तक यहां तक मामला पहुंचा है सीज फायर को लेकर के, आप कल मिलने वाले हैं पुतिन से, उससे पहले ये बातचीत हुई। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए, पुतिन की कोई नियत नहीं है सीज फायर की या युद्ध विराम की, क्योंकि जो अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन की, उसको 2 हफ्ते गुजर गए हैं और इस बीच में रूस ने केवल हमले और तेज ही किए हैं और उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो मेरे साथ मिले आमने सामने, क्योंकि ट्रंप ने यही कहा था ना कि अब इसके बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात वो कराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं पुतिन नहीं करना चाहते। शायद वो मोदी से ये उम्मीद करते हैं कि मोदी पुतिन को मना लें कि आप जाकर के दोनों से आप जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात तो कीजिए कम से कम। कोई तो भूमिका ऐसी है जो भारत बार बार यूक्रेन का नाम लेता है। पुतिन भी फोन करके अपडेट करते हैं कि ट्रंप से मेरी क्या बात हुई थी अलास्का में, और ज़ेलेंस्की भी इस मुलाकात से एक दिन पहले कॉल करते हैं। समीर जी, भारत के रोल पर इस युद्ध में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का आज वो कद है और जिसका सम्मान पुतिन भी करते हैं और ज़ेलेंस्की भी करते हैं, और दोनों को लगता है, ज़ेलेंस्की को भी लगता है कि भाई मैं इस युद्ध से अगर बच सकता हूं, अगर इस युद्ध में विराम हो सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बात करेंगे तो पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में बैठक जरूर मेरे साथ कर सकते हैं, इस मामले में विचार कर सकते हैं। और इसी कारण जब जापान से प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे थे तो ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री से बात की, पूरा अपडेट दिया और कहा है कि भाई आप कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरीके से पुतिन के साथ जब बातचीत की तो यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लगातार इस बात की कोशिश है कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध रुके। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भाई ये बुद्ध का समय, युद्ध का समय नहीं है। और मुझे लगता है कि जब ये युद्ध रुकेगा तो निश्चित रूप से पुतिन और ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका श्रेय देने वाले हैं। ऐसे बड़ी दूर की कौड़ी अब आई दिमाग में, ऐसे ही मतलब भाई हो तो कुछ भी सकता है। मोदी जी मीटिंग करा दें और युद्ध रुक जाए और ज़ेलेंस्की नोबेल प्राइज के लिए मोदी जी को नॉमिनेट कर दें, फिर क्या होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ना करे तब भी मिलना है मोदी जी को। सर एक मिनट सर, क्या चाह रहे हैं ट्रम्प चचा वहां, मतलब क्या करेंगे आप जो करवा रहे हैं? वो नोचे अपने बाल, हमें क्या? नहीं तो हो सकता है ट्रंप मोदी जी को संयुक्त रूप से मिल जाए। संयुक्त रूप से भी तो मिलने की जो है परंपरा है। ये बढ़िया है, ये भी परंपरा है, तो संयुक्त रूप से मिल जाए और दोस्ती फिर बन जाए। असर रफात और उनको संयुक्त रूप से मिला था। और सीरियस नोट, कोई तो रोल है जो भारत प्ले कर रहा है इसमें। दोनों लोग रूस और यूक्रेन, वो पार्टियां हमारे पास तो आ रही है। उसका कारण है कि भारत ने पूरे यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान अपनी जो तटस्थता है उसको बनाए रखा।
रूस भी गए प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने जो है जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ एक तटस्थ रुख अपनाया। तो जेलेंस्की को ये भरोसा है कि भारत इस मामले में पार्टी नहीं है और शांति चाहता है। और शांति चाहता है। और रूस, पुतिन और मोदी जी के रिश्ते, भारत और रूस के रिश्ते, यूक्रेन के ज़माने में सोवियत संघ का हिस्सा था, उस समय से भारत के साथ रिश्ते हैं सोवियत संघ के और यूक्रेन के भी। तो ऐसे में भारत एकमात्र, देखिए पश्चिम के जो देश हैं वो तो पार्टी है ना जी, वो तो नाटो के मेंबर्स हैं, बाकी जो देश हैं उनकी हैसियत नहीं है। इस तरह से आप जो पश्चिमी एशिया के देश हैं या अफ्रीका के देश हैं उनकी वो हैसियत थोड़ी है। तो ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा देश है। दूसरा एक चीन है, लेकिन चीन और रूस के जो संबंध हैं, जो घनिष्ठ संबंध है, उसमें पुतिन को, जेलेंस्की को भरोसा नहीं है कि उसमें उनके साथ न्याय कर पाएगा चाइना का झुकाव तो रूस की तरफ ही रहेगा, चीन का। तो भारत के साथ उनको एक उम्मीद है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कि ये अगर रूस से, पुतिन से कोई बात करेंगे तो उसमें यूक्रेन के पक्ष को भी मजबूती से रख सकेंगे। इसीलिए वो बार बार मोदी जी को फोन करके सारी ब्रीफ कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग भी सुन भी रहे थे, उन्होंने यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने की आशा भी व्यक्त की। अभी मैं एक ट्वीट भी पढ़ रहा था कि भारत सरकार का ये शायद इसमें पुतिन के जो दिसंबर में भारत आ रहे हैं स्वागत करते हुए ये उम्मीद जताई गई है कि तब तक शायद यूक्रेन का युद्ध शांत हो चुका होगा। तो भारत एक तरह से पंचायत तो नहीं कर रहा चौधरी बन करके, लेकिन परसुएट कर रहा है सोवियत संघ को, रूस को, कि हम जो है कि आप शांति की तरफ बढ़ें। इसका जिक्र वो करते हैं। तो देयर इज सम रोल दैट इंडिया इज प्लेइंग, यू एग्री? 100%, Okay. बट सम रोल। हम ये एग्जेजरेशन पर जाते हैं कि वो तो युद्ध रुकवा देंगे। युद्ध रुकवाने वाला काम नहीं कर सकते, मतलब करने का मतलब वो भारत की भूमिका वो भी नहीं। भारत पुतिन के साथ जब जेलेंस्की जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, तो वो समझ रहे हैं कि पुतिन के पास जा रहे हैं तो उनकी बात को ठीक तरीके से रखा जा सके और पुतिन उस बात को समझे। तय तो उन दोनों देशों को ही करना है कि किस तरह से हो रहा है। और भारत की तटस्थ जो भूमिका है ना, यूक्रेन को भरोसा है कि भाई ये कोई गलत तरीके से बात, आप दो दोस्तों के बीच में कोई बात हो जाए, झगड़ा होता है, तो ये बात होती है कि कोई तीसरा दोस्त जिस पर भरोसा हो, वो भरोसा जेलेंस्की को भारत पर है और वो भरोसा पुतिन को भारत पर है कि भाई हाँ, ये भी कोई बात कह रहे होंगे तो हमारे भी फायदे की होगी, उनके भी फायदे की बात होगी। लेकिन ये इस लेवल पर ले जाना मैं थोड़ा सा एग्जेजरेशन मानता हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी के कहने से सम रोल इज फाइन। लेकिन इसमें सिर्फ एक लाइन में जोड़ूं, ये एग्जेजरेशन जैसा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री ने इसको अर्न किया है। जेलेंस्की भरोसा नहीं कर रहे थे। जेलेंस्की ने तो शुरू में बहुत खराब शब्दों का उपयोग किया है भारत के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो भरोसा अर्न किया, उनके यहां गए। और अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरह की भूमिका नरेंद्र मोदी ने तैयार की है वो बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ट्रंप तो हथियार भेज दो, ये कर दो, डांट दो, ये करते वो भी पार्टी है, वो भी तो हथियार पार्टी है। सर बिल्कुल एक मिनट भाई सुन तो लो। अरे सर, ऐसा है कि ट्रंप पर भरोसा था जेलेंस्की को, ट्रंप करवा देंगे, ट्रंप करवा नहीं पाए। अब मोदी जी के अलावा कोई दूसरा उनको दिख नहीं रहा जिस पर भरोसा कर सके। ठीक है।